नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सरोवर पे। आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्लास 10 के गोदली के खंड को, काव्य खंड को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज के पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेमधन के द्वारा रचित स्वदेशी पाठ का, जिसके माध्यम से प्रेमधन ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने देश के बने हुए वस्तुओं के बारे में, उसके प्रति अनभिज्ञता के बारे में हमारे द्वारा किए गए कि हम लोग अपने ही देश में बने हुए अपने संस्कृति को, अपने सामग्रियों को, अपने देश की व्यवस्था को त्याग रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृतियों को अपनाते हुए, है ना, हम अपने देश की संस्कृति सभ्यता को मतलब कि नीचे दर्जे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से प्रेमधन ने यह बताया है कि हम अपने स्वदेश यानी कि अपने देश में बने हुए सामग्रियों का उपयोग करें, न कि हम बाहरी सामग्री, बाहरी संसाधनों का उपयोग करें, बाहर की व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलें। तो उसका परित्याग करके हम अपने देश में बने हुए, हम अपने देश के सामग्रियों का प्रयोग करें, उसके बारे में जाने, उन्हीं का प्रयोग केवल करें। इसके बारे में हम लोग को जानना है इस पाठ के माध्यम से। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में जानेंगे कि कैसे प्रेमधन ने स्वदेशी यानी कि जागरूकता हमारे देश के नागरिकों के बीच जो बाहरी वस्तुओं के प्रति, बाहरी सामग्रियों के प्रति जो भावना बन गई है कि वो अच्छे हैं और हम लोग यहाँ पर जो अपने देश में कार्य करते हैं, अपने देश की सामग्रियों की जो अवहेलना कर रहे हैं, जो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह गलत बात है। उसको छोड़ करके हमको अपने देश के बने हुए सामग्री संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेमधन द्वारा रचित स्वदेशी पाठ का व्याख्या और उसके बारे में संपूर्ण बातें जानेंगे उसके अंदर से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे इस कवि के बारे में कि कवि के द्वारा उनके जीवनी, उनका जो जीवन चरित्र है उनके बारे में कि वह क्या किए, उनकी कौन कौन सी रचना थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाठ परिचय में यानी कि जो लेखक का परिचय होता है, लेखक के परिचय से भी क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। उनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, इसके अलावे उनका घर कहाँ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, उनकी कौन सी उपाधि मिली हुई थी, इत्यादि समय उनके प्रेरक कौन व्यक्ति रहे हुए हैं, यह सारे से संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि हमको ऑब्जेक्टिव के लिए लेखक का परिचय भी ध्यान से समझना है, जानना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले लेखक का परिचय। प्रेमधन का पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, और प्रेमधन जो थे यह भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं और उन्हीं के युग के यह कवि थे। युग किसका होता है? तो युग उन व्यक्ति का होता है, उन व्यक्तित्व का होता है जिसके अकॉर्डिंग जो उस युग में जो सबसे ज्यादा प्रख्यात रहे हैं, सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हुई है, युग उन्हीं का हुआ है, उन्हीं के द्वारा कोई भी चीज का निर्धारण हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम पुरातन में जाएं तो जैसा कहा जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, अभी कलयुग है। तो इन सारे युगों में एक एक व्यक्ति की प्रधानता रही है। तो वैसे ही कवि काल में कवि जो हुए हैं, लेखक जो हुए हैं, उन लेखकों में भारतेंदु युग के कवि कौन थे? प्रेमधन थे, है ना। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में है, और निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। वे काव्य और जीवन दोनों ही क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यानी कि उनके आदर्श व्यक्तित्व, उनके प्रेरक व्यक्तित्व जब आपसे पूछा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के आदर्श कौन थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरक व्यक्तित्व कौन थे, तो आपका जवाब प्रेमधन के प्रेरक व्यक्तित्व कौन थे, या प्रेमधन के जो
आदर्श कौन थे, तो आपका जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। वे बहुत ही कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे, उनका निर्माण करते थे, है ना। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था और 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज उस समाज को कहते हैं कि उसमें ऐसे लोग महत्व होते हैं, शामिल होते हैं जो थोड़े से रोमांटिक होते हैं, जो आपको समाज के प्रति थोड़े उतने मतलब कि समाज को एक प्रेम भाव का पाठ पढ़ाने वाले होते हैं। उस समाज के व्यक्तित्व को हम इसमें शामिल करते हैं। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमधन ने किन पत्रिका का संपादन किया था या किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो मासिक पत्रिका में आप बताएंगे कि आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था और साप्ताहिक पत्रिका में नागरी नीरद का संपादन उन्होंने किया था। इसके अलावे वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। यह सारे ऑब्जेक्टिव टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, है ना। यानी कि साहित्य सम्मेलन किस साहित्य सम्मेलन के सभापति प्रेमधन रहे हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन के साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे थे, या है ना। इसके अलावे उनकी रचनाएं प्रेमधन सर्वस्व नाम से संग्रहित है, यानी कि जो रचना है वह प्रेमधन सर्वस्व नाम से संग्रहित की गई है। प्रेमधन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे, यानी कि निबंध भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, कविता पाठ भी करते थे, यानी कि काव्य खंड में भी लिखते थे। और समीक्षक का मतलब होता है कि समीक्षा करने वाला, अवलोकन करने वाला, देख रेख करने वाला। जैसे मान लेते हैं कि कोई काम कर रहा है, यानी कि कवियों का जो शिक्षक होता है उसी को हम समीक्षक भी कह सकते हैं। यानी कि समीक्षक यानी कि जिस अपने से रिलेटेड जो बातों की समीक्षा करता है, कर सकता है, उसको ही हम समीक्षक कहते हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग, रमागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। उनके नाटकों में प्रसिद्ध नाटक कौन है? भारत सौभाग्य, प्रयाग, रमागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत सौभाग्य नामक नाटक किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने। उसी तरह से प्रयाग रमागमन नामक नाटक किसने लिखा था, तो आपका वही जवाब होगा। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है ना। जीर्ण जनपद, जनपद जन मतलब होता है लोग, पद मतलब कि पूरा जहां पे लोग शामिल होते हैं उस जगह को हम जनपद कहते हैं, जहां पे लोग रहते हैं बहुत अधिक संख्या में। जीर्ण का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण यानी कि जीर्ण का मतलब होता है कि अत्यंत बिखरा हुआ, संयमित नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, उसकी दशा दिशा सही नहीं होगी, तो उसी को कहते हैं जीर्ण। तो जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा था जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया था। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, जो यथार्थ था, जो सत्य था, उन्होंने ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उन सारे व्यक्तियों का यथार्थवादी चित्रण किया था। प्रेमधन ने काव्य रचना अधिकांशतः उनकी जो काव्य रचना की गई है वह सारी काव्य रचना लगभग ब्रज भाषा और अवधी में है ना। जो अवध की भाषा है उसको अवधी भाषा कहते हैं। जैसे आप जाएंगे कर्नाटक में, वहां पे कन्नड़ भाषा चलता है, आप जाएंगे महाराष्ट्र में मेरठ चलता है, यानी कि सबका स्थानीय एक भाषा होता है। जैसे हम लोग बिहार में है तो बिहार का भाषा भोजपुरी चलता है, तो यहाँ का लोक भाषा जिसको कहा जाता है। तो वहां पे ब्रज भाषा और अवधी भाषा वहां के स्थान का जो था वह लोक भाषा था, उन्होंने उसी में उन्होंने किया था। किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार, गदोन्मुखता की साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उनको द्वारा जो भी काव्य लिखा गया है वह यथार्थ की व्याख्या ज्यादा करता है, ज्यादा सिस्टम की खराबी को बताता है, सिस्टम में जो होने वाले अवगुण है, गुण है, उसके बारे में निर्धारण उसका करता है। उन्होंने
राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोध किया। उन्होंने क्या किया? स्वाधीनता यानी कि हम अपने अधीन रहे, स्वाधीन रहे, तो इसके लिए उन्होंने और राष्ट्रीय स्तर पे चेतना को अपना सहचर बनाया, अपना सहगामी बनाया और उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। और कार्य करके उन्होंने क्या किया? साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया। साम्राज्यवाद यानी कि जो राजा थे, जो राजा हमारे ऊपर राज करके प्रजा पे नियंत्रण रखते थे, अपने अनुसार सारा कार्य करते थे, उसके बारे में उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। प्रेम धन सर्वस्व में संकलित दोहों का एक गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है ना। प्रेम धन सर्वस्व जो उनके द्वारा लिखा गया रचना है, उसमें जो दोहा है, उसी दोहा में से कुछ भाग लिया गया है जिसका नाम दिया गया है स्वदेशी। जो इसके आपके काव्य खंड का आपके पाठ्य पुस्तक में, गोधली के पाठ्य पुस्तक में जो एक है, उसी का अंश लेकर के पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग, उसी का शीर्षक दिया गया है स्वदेशी, है ना। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी जो काव्य खंड है वह प्रेमधन के द्वारा रचित किस रचना का भाग है? तो किस रचना का भाग हम कहेंगे? तो प्रेमधन सर्वस्व रचना का भाग हम कहेंगे। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है, यानी कि नए अभ्युदय का, नए नव निर्माण का जो बात उनके द्वारा किया गया है, वही बातें इसमें उद्धृत है, उन्हीं बातों की चर्चा की गई है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। जो उसका विषय वस्तु है, जो उसका विषय वस्तु शीर्षक के रूप में लिया गया है, जो काव्य का प्रभावशीलता है, प्रभाव है ना, इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं, यानी कि सार्थक बताते हैं, सार्थक बनाते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है ना। कवि ने जो चिंता अपना प्रकट किया है, जो उनके द्वारा अपने बात को रखा गया है, स्वर भंगिमा जो है वह प्रासंगिक है, यानी कि वह सिर्फ प्रसंग में चर्चा करने के लिए है, लेकिन उसका प्रयोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसका प्रयोग कहीं हो नहीं रहा है। बहुत ऐसी बातें हमारे समाज में होती है, क्रियाकलाप होते हैं जिसमें चर्चा तो किया जाता है, बात तो किया जाता है, लेकिन न तो कहीं आपको समाधान दिखाई देता है, नहीं उससे संबंधित कोई कार्य सही ढंग से दिखाई देता है। बस वह केवल चर्चा का विषय होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा ही किया जाता है ना। उससे ज्यादा उस पर कोई काम नहीं किया जाता है। यह तो कवि का काव्य परिचय हो गया, उनका स्थिति हो गया कि उनके द्वारा कौन कौन सा रचना किया गया, कैसे उनका व्यक्तित्व था, कौन उनके प्रेरक रहे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, उनका पूरा नाम क्या था, ऐसे यह लेखक का परिचय हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे लेखक के द्वारा जो उनकी रचना है प्रेमधन सर्वस्व, उसी से उसका कुछ अंश लिया गया है और उस अंश का नाम दिया गया है स्वदेशी, और वह जितने भी उसमें बात लिखे हैं सब दोहे के रूप में संकलित है। उन्हीं दोहों का कुछ अंश यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए हम लोग अब इनके द्वारा रचित इस काव्य खंड जो प्रेमधन सर्वस्व से लिया गया है उसका हम लोग वर्णन करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी, स्व मतलब होता है अपना और देशी मतलब देश का, यानी कि अपने देश का, अपने देश का इसके शीर्षक नाम है। इसके शीर्षक से ही हम यह स्पष्ट हो जाते हैं आगे बढ़ने से पहले ही कि जो भी बात होगी, जो भी गुण या अवगुण की चर्चा किया जाएगा वह अपने देश के लिए ही किया जाएगा। कि अगर हम अपने देश में हैं तो अपने देश के में रह करके भी हम अपने देश के सामानों का उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, आदि आदि। यानी कि जो भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ अपने देश के संस्कृति, सभ्यता, सामग्री, उत्पादन, व्यवस्था आदि का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके अंश को, जिसमें पहला दोहा है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ करके इस बात को आप कीजिएगा। आप एक बार इसको समझ लेंगे मेरी बात को, तो आपको कोई भी प्रश्न उत्तर लिखने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए पहला दोहा है, सवै विदेशी वस्तु नर, सभी विदेशी वस्तु नर
गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। अर्थात क्या हुआ, सभी जो यहां पे रहने वाले स्वदेशी लोग हैं, अपने देश के जो लोग हैं, सभी कोई विदेशी वस्तु, यानी कि विदेशी वस्तु कहने का मतलब हो गया कि बाहर से जो आने वाले वस्तु है, उन्हीं वस्तुओं के, उन्हीं विदेशी वस्तु और नर यानी कि आदमियों की व्यवस्था के अनुरूप यहां पर के लोग भी उन्हीं के अनुसार ढलने लगे हैं। कौन सी में, गति रति और रीत। गति का मतलब यह हो गया कि उसी के अनुसार सारा क्रियाकलाप हो गया है। क्रिया जो यानी कि कार्य हम कर रहे हैं वह सब विदेशी व्यक्तियों के, विदेशी वस्तुओं के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। रति और रीत, रति का मतलब यह होता है कि लगाव, यानी कि हमारा क्रियाकलाप, हमारा स्वभाव तो उनके अनुसार तो हो ही गया है, साथ साथ विदेशी वस्तुओं के प्रति, विदेशी व्यक्तियों के प्रति हमारा लगाव बढ़ गया है। और रीत मतलब प्रचलन होता है, पद्धति होता है, और हम अपने प्रचलन को, हम अपने पद्धति को छोड़ करके उन्हीं की पद्धतियों को अपनाने में लग गए हैं। जो वह काम कर रहे हैं उसी का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज क्या किए, हमारे पूर्वज किस पद्धति का अनुसरण करते थे, किस पद्धति के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, वह हम लोग भूलते जा रहे हैं, है ना। और यह इस प्रकार से हमारा स्वभाव, हमारा संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारा पद्धति, हमारा जितना भी जो सिस्टम है वह इस प्रकार से विदेशी के अकॉर्डिंग, विदेशी वस्तुओं, विदेशी व्यक्तियों के अकॉर्डिंग बदलते जा रहा है। जैसे कि अब भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, भारत में ही है लेकिन हमको ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि यहां पर भारतीय लोग भी रहते हैं। नहीं, भारतीयता यानी कि इसका लोप होते जा रहा है ना। हम अपने परंपरागत स्वभाव, अपने परंपरागत जीवन शैली को छोड़ करके जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो पाश्चात्य यानी कि पश्चिम देशों का, जो अंग्रेजों का संस्कृति है, उस संस्कृति को हम अपने अनुकूल ढाल रहे हैं। वैसे ही वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों का हम अनुसरण कर रहे हैं, है ना। तो उसको छोड़ करके जब हम अपने संस्कृति को छोड़ करके जब उनके संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, तो इसी कारण कवि कह रहा है कि इस प्रकार से परिवर्तन हो गया है कि भारत में रहने के बावजूद भी भारतीय लोगों में भारतीयता नाम का कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, भारत में रह करके भी, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम भारतीय होने के बाद भी हमारे अंदर भारतीयता संस्कृति जो है, भारतीयता जो हम व्यवस्था है भारतीय की, वह व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है ना। अब यहां पर देखिए, इसके माध्यम से यह कभी कह नहीं रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, अपने दुख प्रकट कर रहा है कि हम भारतीय हो करके भारतीय सभ्यता का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरी सभ्यता का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं, है ना। अगला जो दोहा है, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। मतलब क्या हुआ, माने भारतीय लोगों को देख करके कोई पहचान ही नहीं सकता है कि मुसलमान, हिंदू, किदौ के है एक क्रिस्तान, है ना। यानी कि भारतीय मनुष्य को देख करके, है ना, कि यहां पर यह कोई नहीं पहचान सकता है कि यहां पर हिंदू किदौ के है एक क्रिस्तान, यहां पर मुसलमान हिंदू है कि या अंग्रेज के लोग हैं। यहां पर जैसे हम लोग के संस्कृति में सामान्यतः दो धर्म विशेष के लोग खास करके हैं, हिंदू है, मुसलमान है ना। लेकिन यहां पर जो कोई देखता है तो कहता है कि न यहां पर हिंदू है न मुसलमान है, यहां पे कौन है तो अंग्रेज है। अब आप इसी समझ लीजिए कि यहां पर हम जो भाषा बोलते हैं, हम हिंदुस्तान के वासी है, हिंदू देश के रहने वाले हैं, है ना, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसके बावजूद भी हम सुबह से लेकर शाम तक अनपढ़, गंवार, पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति हो, उनके भाषा शैली में भी हम देखते हैं कि 50% ऐसे भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो वह नहीं कहता है कि हमको विद्यालय जाना है, वह कहता है हमें स्कूल जाना है
है ना। हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन करते हैं, इसका अगर हिंदी रूप भी पूछा जाता है तो वह व्यक्ति नहीं बता सकता है, वह बच्चा नहीं बता सकता है। बता सकता है लेकिन उसके लिए बहुत सारी समस्या उसके अंदर आ जाएगी, है ना। हम लोग कोट पैंट शर्ट यह सब पहनते हैं, पजामा हमारा छूट गया है, कुर्ता हमारा छूट गया है, धोती छूट गया है, यह सब का परित्याग कर रहे हैं हम लोग और अंग्रेजों यानी कि क्रिस्तान के लोगों से संबंधित सारी वेशभूषा का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कवि, क्या कह रहे हैं कवि, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यानी कि भारतीय मनुष्य को देख करके कोई पहचान नहीं सकता है। क्या मुसलमान हिंदू की दो, क्या कि हिंदू मुसलमान है कि यह अंग्रेज है ना। यानी कि हिंदू मुसलमान जैसे कि यहाँ पे रहते हैं, उनकी एक सभ्यता, उनकी अपना एक संस्कृति है, उनको छोड़ करके यह क्रिस्तान है कि अंग्रेज की जो है कहां से चले आए हैं। अगला जो है, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। यानी कि विदेश की विद्या को पढ़ करके, विदेशी विद्या को पढ़ करके, यानी कि भारत में रहने वाले लोग ये अंग्रेजी का अनुपालन करते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे हैं, जबकि सबको पता है कि आज के डेट में आपके हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसको हिंदी में नहीं दिया जा सकता है। आज यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, फिर भी हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को छोड़ करके और अंग्रेजी भाषा का अनुसरण करते हैं, अंग्रेजी भाषा को ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं। जो अंग्रेजी बोलता है उसको हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, और अगर हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो हम खुद पे हीन भावना को समझते हैं कि हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है कि हम उससे कमजोर है, हम उसके लायक नहीं है, हम अच्छे नहीं है, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने मातृभाषा का अनुकरण करना चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा का अनुपालन भी करना चाहिए। हम लोग को विदेशी विद्या यानी कि अंग्रेजी के पीछे कम भागना चाहिए, हम लोग को अपने हिंदी भाषा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिसके कारण अब अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अपने बुद्धि को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से छोड़ करके यहाँ पे गए हैं कि आज के डेट में भी कोई भी बच्चा, कोई व्यक्ति कुछ बात करता है तो उसके 5 लाइन के वाक्य में जरूर 5 ऐसा शब्द होगा जो अंग्रेजी का होता है, और अंग्रेजी बोल करके, सुन करके कोई अपने को बहुत स्पेशल समझता है कि हम बहुत विशेष है, या जो बोल रहा है वह बहुत विशेष है। कोई अंग्रेजी ज्यादा सीख लिया, जान लिया तो अपने को उसी के अनुकूल बहुत विशेष समझता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए, और जो भी चाल चलन है, आज देखिए, आज हमारा जो पहनावा पोशाक था वह धीरे धीरे बदल रहा है। आज हम धोती कुर्ता पैजामा से हम लोग आ गए हैं जींस पैंट और शर्ट पे, जींस पैंट और टी शर्ट पे। आज बच्चे जो है फटे हुए जींस को पहन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि अंग्रेजी पहनावा है, बहुत अच्छा है ना। आज हाफ जींस पहना जा रहा है। आज देखिए व्यवस्था कैसे कैसे बदल रहा है। यहां से हम बाहर जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि कितने सारे परिवर्तन हो गए हैं, और यह सारे परिवर्तन यह देखा देखी ही हुए हैं। हम उस पहनावे को अपना करके खुद को स्टैंडर्ड समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारा मानक बढ़ जाएगा, हमारी व्यवस्था बढ़ जाएगी, हम अच्छे कहलाएंगे, और उस अच्छे कहलाने के दौर में हम अपने पारंपरिक पहनावा पोशाक वेशभूषा ड्रेस से अलग होते जा रहे हैं और पाश्चात्य वेशभूषों को अपना रहे हैं। यानी कि चाल चलन भी हमारी प्रदेश की हो गई है, और यही चाल चलन हमें आजकल भा भी रहा है, यानी कि अच्छा भी लग रहा है। यानी कि चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए, है ना। यानी कि प्रदेश का चाल चलन, विदेशी चाल चलन भी इन्हें अच्छा लग रहा है ना। यानी कि सूट बूट सब पहन करके, और तब हम खुद को अंग्रेज कहलाना पसंद करते हैं, न कि भारतीय कहलाना पसंद करते हैं। ठटे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहो भारतीय तालेश, है ना। सभी जगह विदेशी ठाट बाट हो गया है, विदेशी व्यवस्था हो गई है ना। और जो देश है वह सारा विदेशी सिस्टम के अनुसार ढल गया है। सपने हूं
जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, सपनों में भी हम कहीं उसमें भारतीयता लेस मात्र भी कहीं भारतीयता हम नहीं देख सकते हैं। वह सारे विदेशी ठाट है ना हमें अच्छे लगने लगे हैं। वैसे ही व्यवस्था बनती जा रही है। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, है ना। अब ऐसा स्थिति हो गया है कि हिंदी बोलने वाले है ना अब मिलने वाले हिंदू लोग नहीं है, अंग्रेजी भाषण करने वाले हैं। अब इसी का परिणाम है कि देखिए इस साल हिंदी भाषा में यूपी बोर्ड में जो एग्जाम हुआ है, उस यूपी बोर्ड के एग्जाम में हिंदी भाषा से सिर्फ हिंदी विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 लाख रही है। यह सीधा परिचायक है कि हम हिंदी को छोड़ करके कैसे हम जा रहे हैं अंग्रेजी की ओर, और कैसे हमारा सारा विकृति चेंज हो रहा है। हम अपने ही भाषा को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी की भाषा को अपना रहे हैं, जिसके कारण हमारा लोप होते जा रहा है, हमारी संस्कृति का लोप होते जा रहा है। तो हमको अपने संस्कृति के लोप को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को नष्ट होने से बचाने के लिए हमको अपनी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक करना होगा। हमको अपने संस्कृति का, हमारे अपने सभ्यता का प्रयोग करना होगा, है ना। तो वही कह रहा है बोली सकत हिंदी नहीं, यानी हिंदी बोल नहीं सकते हैं, और वह हिंदी बोलने वाले अब हिंदू लोग भी नहीं मिल रहे हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं और अंग्रेजी का ही उपभोग भी कर रहे हैं, है ना। अभी अंग्रेजी हिंदी की कहा जाता है कि हिंदी पढ़िए, हिंदी बोलिए, तो गार्जियन बच्चा कहता है कि हिंदी से क्या होगा, जबकि आपको बताए कि हिंदी से आज के डेट में हिंदुस्तान की सारी परीक्षाएं, सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है तो होता है यूपीएससी का। आपको अगर इंटरव्यू भी देना है तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको अंग्रेजी में ही क्वेश्चन मिलेंगे या अंग्रेजी से ही आप कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में परिपूर्ण है, आप हिंदी करते हैं, आप हिंदी समझ रहे हैं, तो आप हिंदी से दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हिंदी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदुस्तान है। आप चले जाइए इंग्लैंड में तो बहुत कम मिलेंगे जो आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर करते भी हैं तो उनकी वह मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम वह सीख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं मात्र, 26 लेटर का प्रयोग करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में है। अब देखिए हमने जब बताया था हिंदी व्याकरण में हिंदी का पहला जब चैप्टर पढ़ाया था तो आप बताया था कि कैसे हमारा जो भाषा हिंदी है, जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, वह कैसे सारी भाषाओं से महत्वपूर्ण है। आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें एक ही लेटर 4 जगह 5 जगह 4 तरीके 5 तरीके से प्रयोग में आता है, जबकि देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो हम अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक नाम के लिए, प्रत्येक काम के लिए एक अलग अलग वर्ड दिया गया है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में अगर हम चलते हैं तो वहीं पे एस का मतलब हम लोग स भी पढ़ते हैं, एस का मतलब हम लोग ज भी पढ़ते हैं, जी का मतलब ग भी पढ़ते हैं, जी का मतलब ज भी पढ़ते हैं, सी का मतलब क भी पढ़ते हैं, सी का मतलब स भी पढ़ते हैं। यानी एक एक अगर वर्ड लिखा जाता है तो उसी में दोनों वर्ड आ जाता है। जैसे अगर हम सर्कल ही लिखते हैं CIRCLE, तो सर्कल लिखते हैं तो इसमें देखिए क्या, तो सी पहले आया है लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। बाद में CLE आया है तो उसको क्या पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, यानी कि सी को हम कब पढ़ रहे हैं, यहां पर सब पढ़ रहे हैं। और देखिए हम पढ़ते हैं ABCD और आई अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है एकले का मतलब ई होता है, ई मतलब एकले हो गया, लेकिन कहीं कहीं हमको मिलता है कि ई मतलब हर्षवी भी हो गया। अब एगो ई के लिए कई गो प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर इंक्रीज की बात आती है तो इंक्रीज में अगर हम करते हैं क्री में का ई जो आ रहा है वह ई का मतलब भी ई होता है, ई का मतलब भी ई होता है, आई का मतलब भी ई होता है, डबल आई का मतलब भी ई होता है। यानी कि एक ही शब्द को हम लोग को 5 तरीके से लिखकर अंग्रेजी में दिखाया जाता है। तो यह सारे
यह दिक्कत वाली बात है ना। आजकल और भी उसका शॉर्ट लेटर हो गया है ना। गुड मॉर्निंग है तो पूरा को शॉर्ट करके सीधे जीएम हम प्रयोग में ला रहे हैं, गुड नाइट है तो जीएन प्रयोग में ला रहे हैं, ओके ओके एवाई है तो सीधे ओके एम प्रयोग में ला रहे हैं। यानी कि यह सारे उसके अवगुण है। आप हिंदी में देखिए, कहीं हिंदी में आप नहीं पाइएगा कि इसका संक्षिप्त रूप हम लिखते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं लिखना भी है हमको, तो वहीं पे जहां पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रयोग ऐसे होगा तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना हम शॉर्टकट में नहीं आए हैं हिंदी में, इसलिए हिंदी पे ध्यान दीजिए, अंग्रेजी के पीछे मत पड़िए। हमारी हिंदी मातृभाषा है और हिंदी मातृभाषा में आप सारे काम को कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंद देश के वासी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, है ना। तो बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदी लोग, यानी कि वैसे हिंदी लोग अब कम होते जा रहे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि यूपी परीक्षा में 8 लाख बच्चों का हिंदी के एग्जाम में फेल हो जाना, है ना। अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी बोला, अंग्रेजी में भी भाषण चाहिए। आज 15 अगस्त के भाषण करना है तो कोई विद्यार्थी अपना स्टैंडर्ड जमाने के लिए, स्टैंडर्ड कहलाने के लिए वह क्या करता है, अंग्रेजी में भाषण देता है। उसको हिंदी में भाषण देना चाहिए। हिंदी में तो ऐसे ऐसे प्रभावशाली शब्द है जिसका प्रयोग हम शायद करें तो उसका अपना एक विशेष महत्व है कि कैसे हम उस काम को कर सकते हैं। उसकी विशेषता जब आप हिंदी में सुदृढ़ रूप से उस भाषण को कीजिएगा, उस भाषण को दीजिएगा, तो आपकी महत्वपूर्णता हिंदी वाले से ज्यादा होगी। वहां पे हिंदी वाले से ज्यादा, अंग्रेजी वाले से ज्यादा प्रशंसा के पात्र आप बनेंगे। अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति। गाड़ी भी चाहिए अंग्रेजी, बसन वस्त्र भी चाहिए अंग्रेजी, वेशभूषा भी अंग्रेजी, रीति यानी कि जो लगाव है, जो काम है, वह रीति भी आपको अंग्रेजी हो गई है। और नीति यानी कि शासन करने का तरीका। शासन करने का तरीका देखिए, हम लोग का देश लोकतांत्रिक, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र नहीं है। आज के दौर में जहां पे युवा पढ़ लिख करके और रोजगार की तलाश में, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, वह कुछ कर नहीं सकता है, रोजगार के लिए वह घूम रहा है, सारा कुछ है, योग्यता है, वह कुछ कर सकता है, लेकिन उसके योग्यता के अनुरूप उसको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो अपना काम सही ढंग से कर नहीं रहा है ना। तो सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो अंग्रेजों के अनुकूल, यानी कि प्रतंत्रता के अनुकूल हो गई है। आज देखिए कि ऐसी स्थिति आ गई है कि हम चाह करके भी अगर कुछ बोल देते हैं, स्वतंत्रता का उपयोग भी अगर कर लेते हैं, इतने भी अधिक स्वतंत्रता का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं कि हम किसी को अब गाली दे दें। लेकिन अगर सही भी बात करते हैं तो सुनने वाला सही सुन लेता है, लेकिन वह हमारे पास रहता नहीं है, क्योंकि सत्य उसके लिए अलग है, वह हमारे पास नहीं रहेगा। फिर वह कहां जाएगा? तो उन व्यक्तियों के पास जाएगा जो मन के उसके अनुकूल बोलेंगे, प्रशंसा के अनुकूल बोलेंगे, है ना, जो काम करने वाले हैं। काम अगर 100 सही करेंगे, 100 काम सही करेंगे तो ठीक है, अगर एक काम गलत कर दिए तो उस एक गलत काम के लिए उन लोग को दोषी ठहराया जाता है और दोषी के कारण उनका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। मनुष्य है हम सभी, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर की संतान है, ईश्वर के आदेशों का पालन करना हमारा काम होता है ना। इसके कारण से हम लोग सिर्फ अपनी बात को हम कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन करके बस हम कर नहीं पाते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है ना। तो वही चीज अब हमारे यहाँ के शासन करने वाले लोग हैं, वह शासन की पद्धति को भी अंग्रेज के जैसे अपना रहे हैं, है ना। यानी कि शासन कर रहे हैं, वैसे ही फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार वह काम कर रहे हैं। यानी कि बाहरी नीति भी अब हमारी नीति में शामिल हो चुकी है। हमारा जो था कि यूनिटी का जो रूल था, हमारा जो एकता का जो रूल था, वह एकता कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नजर आ रही है हमारे देश में, हमारे विधान में। अंग्रेजी रुचि, गृह, शकल, वस्तु, देश विपरीत, यानी कि अंग्रेजी में रुचि बढ़ गया है, लगाव बढ़ गया है। गृह, घर भी अंग्रेजी हो गया है। शकल यानी कि सभी वस्तु, देश विपरीत, हमारे देश के सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के रहन सहन के विपरीत हो चुका है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अबे सकुची लचात, है ना। अब हिंदुस्तानी सामग्री का नाम, हिंदुस्तानी नाम नहीं,
हिंदुस्तानी सामग्री आज हमारे देश में वैसे लोग भी है कि जो हमारे देश में रह करके भी हमारे देश के नहीं है, वह दूसरे की भलाई सोचते हैं, दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को मानव के रूप में, मानवता के रूप में, भारतीयता के रूप में एक सूत्र में बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। तो हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तान का नाम सुन करके अब उनको लाज आती है, यह सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, लजाते हैं। भारतीय सब वस्तु ही यो से हाथ गिरा, और भारतीय वस्तुओं को देख करके, भारतीय सामग्रियों को देख करके, हिंदुस्तानी स्वदेशी सामग्रियों को देख करके यह घिन होता है, यह घृणा होती है, उनसे नफरत होता है कि यह हमारे भारतीय सामग्री है, इनका यूज हम नहीं करेंगे, है ना। देश नगर ना बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा, बसे अंग्रेजी माल, है ना। देश नगर बानक बनो, है ना। देश नगर यानी कि पूरे जो है देश से लेकर के, यानी कि देहात से लेकर नगर तक, है ना, सभी जो है अंग्रेजी चाल में, अंग्रेजी व्यवस्था के अनुरूप सब बन गया है। हाटन में, यानी कि हाट मतलब बाजार होता है, बाजारों में अगर देखते हैं तो जितने हिंदुस्तानी सामग्री है, जितने स्वदेशी सामग्री नहीं है, उतने आपको विदेशी सामग्री भरे हुए हैं, अंग्रेजी सामग्री भरे हुए हैं। अभी फिलहाल में चाइना से सारे ऐप्स को, चाइना के सामग्रियों का बहिष्कार किया गया है। सरकार ने भी नीतियों के अनुरूप चाइना की सामग्री का बहिष्कार कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा है कि अभी भी चाइना का सामग्री जो है वो तो है ही, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग ही बाहर की सामग्री को लेकर के आ रहे हैं। उस सब की बात को छोड़िए, अगर हम देखते हैं इस रोग के पहले की अगर हम बात देखें तो आप दुकान में, किसी भी दुकान में चले जाइए, आप खिलौने दुकान में चले जाइए, आप देखिएगा 80% ऐसा सामग्री होगा जो हमारे देश का निर्मित नहीं होता है ना, वह केवल और केवल बाहरी सामग्री होता है। 20% ही ऐसा होता है जो है हमारे देश का बना हुआ होता है। आप इलेक्ट्रिक के दुकान में चले जाए तो उसमें से 90% इलेक्ट्रिकल जो सामग्री है, मटेरियल्स है, वह सारे विदेशी होते हैं, बाहर होते हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण, इलेक्ट्रिक व्यवस्था, आप इलेक्ट्रिक सामान जो भी घर में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं, कोई भी ऐसा सामग्री नहीं है जो हम अपने देश का यूज करते हैं। अगर हम अपने देश की यूज करने की बात आते हैं तो हमको लगता है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, या हमारे लिए सही नहीं है, या हम उसका यूज ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो हाटन में भी देखो बड़ा बजे अंग्रेजी माल, यानी कि बाजारों में देखिए तो केवल और केवल बाहरी सामग्री में भरे पड़े हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने अभी डाला है वह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनसो समल सकत नहीं तन की, जिनसो समल सकत नहीं तन की, धोती ढीली डाली, देश प्रबंध करेंगे वो एक ऐसी खाम ख्याली। और हम देश की व्यवस्था करने के लिए उनको हाथ में जिम्मेवारी दे दिए हैं जिनसे अपना धोती, अपने शरीर की व्यवस्था भी संभाली नहीं जाती है। वह अपनी व्यवस्था करने के लिए क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं किसका, कागज पत्र देखना है तो मुख्य सचिव का बहाली होता है ना। अपनी सुरक्षा करना है तो बॉडीगार्ड का बहाली होता है ना। वह यानी कि खुद की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, खुद से कुछ सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो हमारे लोकतंत्र में एक सबसे गलत जो विधान बना है, यही विधान बना है क्या, जैसे लोकतंत्र में संविधान का निर्माण किया गया है और इसको हम तोड़ते हैं तो बनता है संविधान, समजोड़ विधान। विधान का मतलब होता है नीति, व्यवस्था, नियम, रूल, है ना। और सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि वैसा विधान जो सभी के लिए बराबर होता है उसी को हम कहते हैं संविधान। यानी कि संविधान में लिखी गई बातें वह सब पर लागू होती है, लेकिन आप सोच करके देखिए क्या वह सब पर लागू होती है, नहीं होती है लागू। जो बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं इससे बचे होते हैं। आज अगर किसी गलती का, किसी गलतफहमी का, किसी द्वेष का, किसी गलत आचरण का शिकार अगर कोई बच्चा हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, जिसके कारण वह किसी को मार देता है, किसी से उसका हत्या हो जाता है या कोई भी काम हो जाता है, तो उसकी सजा निर्धारित है, 2-4 दिन में वो कर लेगा। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा आदमी वह काम करता है
बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसके लिए वह सजा नहीं मिलता है, क्योंकि वह पैसे से उन सारे बोलने वाले को वह खरीद लेता है, पैसा दे देता है। वह जब वहां पे सामने जब बोलने जाता है, गवाही देने जाता है सिस्टम में, तो वह सिस्टम से विमुख हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि हमारा संविधान सब कुछ सबके लिए बराबर तो है, लेकिन एक चीज है, यह गवाह पर विश्वास करता है। सही है, गवाह पर विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन क्या यह सभी जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है यह सही रूप में होती है क्या? अगर ऐसी होती तो पता चलता है कि केस हुआ से 30 साल पहले और 30 साल से केस चल रहा है, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ। क्योंकि गलती जानते हुए भी अगर पक्ष का वकील है तो विपक्ष में भी कोई वकील खड़ा हो ही जाता है, जबकि वह जान रहा है कि हम गलत का चर्चा कर रहे हैं, गलत को हमको सही दिखाना है, तब भी वह खड़ा हो जाता है। तो यहां पर विधान तो बनाया गया है, लेकिन इस विधान में बहुत सारी खामियां हैं, जिस खामियों को और देखिए, आज हम पढ़ लिख लेते हैं, बच्चा पढ़ लिख लेता है, किसी कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कोई बात। आप खुद सोचिए कि कोई गार्जियन यह चाहता है क्या कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नेता बने? नहीं चाहता है। कोई अब गार्जियन चाहता है क्या कि पढ़ लिख कर कोई बच्चा हमारा खिलाड़ी बन जाए? नहीं चाहता है। कोई गार्जियन चाहता है क्या कि पढ़ लिख करके कोई बच्चा हमारा गायक बन जाए, नृत्यांगना बन जाए, नृत्य करने वाला बन जाए, इसके अलावा फिल्म स्टार बन जाए? कोई नहीं चाहता है। आज देखिए, गांव से लेकर शहर तक, गांव से लेकर शहर तक कोई भी गार्जियन अपने बच्चे की परवरिश इस तरह से करता है कि उसको चाहिए कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके वह बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, यह सब बने। और आप देखिए कि यह सारी व्यवस्थाएं हमारे देश के कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नियंत्रित होकर के रह जाती है। कैसे, किन लोगों के हाथ में नियंत्रित होती है? तो नेता, अभिनेता, क्रिकेटर माने स्पोर्ट्समैन और पैसे वाले यानी कि उद्योगपति, यानी कि हमारे देश की व्यवस्था के कर्ता धर्ता नियंत्रण करता, यह चार ही लोग हो जाते हैं। हम पढ़ लिख करके दिमाग रगड़ करके और नौकरी गुलामी किसकी करते हैं? जिसको कुछ नहीं आता है, और जिसको कुछ आता है उसको हटा दिया जाता है। यह हमारे सिस्टम का लेखा जोखा, यह हमारे सिस्टम की व्यवस्था है ना। तो यह ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हम अपने ऐसे ख्याल में है, हम उस तरह के ख्याल में जी रहे हैं कि हम सब काम तो करते हैं, लेकिन जब भी बात आती है कि कोई पढ़ा लिखा सिस्टम में आकर के उसको सुधारे, तो पढ़ा लिखा कहता है, जानकार कहता है, उसको पता है कि हम कर सकते हैं, फिर भी कहता है कि नहीं, यह दलदल है, इसमें जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। वह जाना नहीं चाहता है ना। सब कोई सब बात समझता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। तो हमको यह ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जो अपना प्रबंध नहीं कर सकते, जो अपने समस्या का समाधान नहीं कर सकते, और उनको हम सौंप दिए हैं आप अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो ये हम क्यों ऐसा उम्मीद करते हैं कि वह हमारी समस्या का समाधान करेंगे? हमको यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो यह हमारी बात नहीं है, यह कवि की बात है। कवि की बात को हम व्याख्यात्मक रूप से आपके सामने रख रहे हैं। यह कह रहे हैं कि जिनसो समझ सकत नहीं तन की दोती ढीली डाली, देश प्रबंध करेंगे यह कैसी खाम ख्याली। यह हमारा ख्याल नहीं होना चाहिए कि हम जिनको दे रहे हैं वो अपना अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, है ना, वह हमारा नियंत्रण, हमारी व्यवस्था को हमारी समस्या का समाधान वह कर भी पाएंगे, है ना। अब देखिए, हम कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, हम स्वतंत्र हो गए। क्या यह सही है? नहीं है। आज भी हम गुलाम हैं गलत मानसिकता का, दुर्बल मानसिकता का, ओछी मानसिकता का। हम आज भी गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं? दास वृत्ति की चाह चहु दिसी। दास वृत्ति की, दास यानी क्या? गुलामी, गुलामी की चाह, दास प्रथा की चाह, वृत्ति जो है वह चहु दिसी, चारों ओर है, चारों वरण बढ़ाली, और चारों ओर इसका जो है बढ़ावा बहुत अधिक हो गया है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानव बने डफाली, है ना। हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? वैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, वैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो उस लायक नहीं है, जो उस लायक नहीं है उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। या हम ठीक उसी प्रकार से जैसे डफाली एक
बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, जैसे जैसे उस पर उंगलियां थिरकती है उसी के अनुसार उससे साउंड निकलता है। तो कहने का मतलब हम दूसरे की खुशामद करने के लिए, दूसरे से लाभ, अपना व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसकी खुशामद करते हैं कि कम से कम हमारा लाभ निकल जाएगा। हम उस व्यक्तियों की चर्चा नहीं करते हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं जो वाकई में सही है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसका गलत कहिए उस बात को, अगर सही है तो सही कहना चाहिए। अगर हम कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है बोल करके या सुना दिया कि हम यह काम करेंगे, सामने वाला समझ लिया कि यह व्यक्ति यह काम करने वाला है, उसमें वह डिपेंडेंट हो गया, वह मान लिया कि अच्छा चलो भाई हमारा काम हो जाता है। अब सिस्टम में कोई नेता होता है तो कहता है कि हम आपको नौकरी देंगे, हमने समझ लिया कि अच्छा आप यह हो जाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगा। पता चलता है कि यह हो भी गए और नौकरी भी नहीं मिला। एक समय ऐसा आता है जब हमारा एज एक्सपायर कर जाता है, हम उस नौकरी के काबिल नहीं रह जाते हैं, तो वो हाथ उठा देता है, कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सिस्टम का लेखा जोखा है। तो हम कम से कम उस सिस्टम पे आते हैं, उस शीर्ष पे आते हैं, तो हमको सिस्टम को बदलने का चाह रखना चाहिए। अन्यथा आप समझ लीजिए कि आज भी गुलामी की जो प्रथा वह गई नहीं है। जैसे अंग्रेजों के समय में भी हमारे यहाँ 11,000 अंग्रेज के सैनिक जो है वह 30 करोड़ जनता पर राज किए थे। यह मात्र गुलामी, हमारे अंदर की प्रफुल्लित भावना उस तरह से नहीं निकल रही थी जिसके कारण से हम उसका निर्धारण नहीं कर पा रहे थे। और आज भी वही है, आज भी हमारे समाज के कुछ वैसे लोग उन लोगों को प्रशंसा करते हैं और खुद को वोट बैंक का ठेकेदार बता करके उन लोगों की गुलामी करते हैं और जबरदस्ती दारू और शराब पे लास्ट में आकर के काम नहीं करने वालों का भी पैसे के बल पे हम उनका लेखा जोखा कर देते हैं, हम उन्हीं को वोट देते हैं जिससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और फिर 5 साल तक हम लोग बस रोते रहते हैं कि फलना काम नहीं किया, चिल्ला काम नहीं किया, फलना नहीं हुआ, चिल्ला नहीं हुआ, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर काम करना है आप में सिस्टम में से, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको बाहर आना होगा, सिस्टम से बाहर निकलना होगा और बाहर निकल करके सिस्टम में शामिल होकर के इस स्वदेशी की भावना को जागृत करने के लिए सिर्फ बाहर से ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, बाहर से कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, बुरा कर रहा है तो उसको बुरा करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम में शामिल हो करके अच्छा, आपके जो मन में उस अच्छा को सामने रखिए, अच्छा को कीजिए, बुरा को हटाइए, है ना। अन्यथा यह दास वृत्ति तो चारों ओर बढ़ ही रहा है। हम झूठी प्रशंसा करके व्यक्तिगत स्वार्थ को, कुछ लोग हैं हमारे समाज के जो खुद का पेट तो भर लेते हैं लेकिन उससे दूसरे किसी को कोई लाभ नहीं होता है, हमारे समाज के सिस्टम को कोई लाभ नहीं होता है। हम बस जहां थे वहीं रह जाते हैं और वहीं गीत गाते रह जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, इस तरह की बात है ना। तो इसके लिए हमको इस कवि के मापदंडों को समझ करके इन कवि के उल्लेखों, कवि के द्वारा किए गए बातों का अनुसरण करते हुए हम लोग को इस सिस्टम में शामिल होकर के सिस्टम की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए उस कार्य को करना होगा, पड़ेगा। तभी जाकर के हम स्वदेशी की भावना को अपने अंदर जागृत करके और तब हम काम कर पाएंगे, हम अपने सिस्टम को बदल पाएंगे, हम अपने देश को विकसित कर पाएंगे, अपने देश की व्यवस्था में योगदान दे पाएंगे। यह कहा भी जाता है व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र के विकास का द्योतक होता है। तो आपका जब तक विकास नहीं होगा देश का विकास कदापि नहीं हो सकता है। यह सोचना भी भूल है कि जब तक देश का विकास होगा, देश के विकास में हमारा विकास छुपा हुआ है, हमारे विकास में देश का विकास छुपा हुआ है। जब तक हमारा विकास नहीं होगा देश का विकास किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो हम अपने पहले विकास की ओर ध्यान देंगे, हम अपने कार्य की ओर ध्यान देंगे, हम अपने समाज की ओर ध्यान देंगे, हम अपना विकास करेंगे, हम अपनी व्यवस्था को बदलेंगे, हम अपने समाज की व्यवस्था को बदलेंगे, जिससे देश की व्यवस्था में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और यह स्वदेशी का राग आलापने से नहीं होगा, काम करने से होगा, स्वदेशी व्यवस्था को अपनाने से होगा। धन्यवाद। पुनः अगली क्लास में अगले काव्य खंड के साथ पुनः उपस्थित होंगे।